हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत। सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के बारे में। वो आपको पता है कि आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में ही जो दिल्ली के सीएम हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनका अभी अभी ईडी के द्वारा जो है वो अरेस्ट किया गया है। और जो उनकी लिकर पॉलिसी थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका अरेस्ट हुआ है। तो जो ये अथॉरिटी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये क्या काम करती है, ये किसके अंडर में आती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सारी बातें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो जो है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें ईडी की तो आपको फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है। इसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो इसका काम क्या है दोस्तों, देखिए, जो भी हमारी कंट्री में, इंडिया में जो भी इकोनॉमिक लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स कराने का काम ईडी का है। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम भी आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। तो इस तरह से ये एक फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को प्रमोट कर रहा है कंट्री में, राइट। अगर हम बात करें कि ये किस चीज़ पे फोकस है इनका, तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं, ठीक है, उनके फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का कोई केस अगर है, या करप्शन का, या इकोनॉमिक ऑफेंसेस का केस, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग का काम और प्रोसिक्यूशन का काम जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। तो इस पे इनका मेन फोकस रहता है कि जो भी कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अगर इशू आ गया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का कुछ हो गया, या करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, ठीक है, तो उनके ऊपर उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा, प्रोसिक्यूशन कैसे होगा उस केस में, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो फोकस करता है वो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, राइट दोस्तों। अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ये कब बनी थी, तो 1956 में आपका जो है ये जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है ये स्टैब्लिश हो गया था। लेकिन उस टाइम पे हम इसको एज अ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं जानते हैं। उस टाइम पे जो है इसको एक, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और उस टाइम पे इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, इन्फोर्समेंट यूनिट। अब 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट इसकी जगह पे इसको रीनेम्ड किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अब मतलब एक साल बाद इसका नाम चेंज हो गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो आज हमारे सामने है 1957 में इसको नाम दिया गया। ठीक है, अगर हम प्रेजेंटली बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये किस डिपार्टमेंट के अंदर था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। लेकिन अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखता है। तो आपको याद रखना है, या बहुत बार एग्जाम्स में भी आप पूछा जा सकता है आपसे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है। ठीक है, जब ये बना था 1956 में, राइट, तो उस टाइम पे जो एक्ट था आपका, दैट इज़ योर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947 का। ठीक है, इसके अंदर जो भी एक्सचेंज कंट्रोल लॉज का कोई वायलेशन होता था तो उसको देखने का काम जो आपका ईडी मतलब जो इन्फोर्समेंट यूनिट थी उस टाइम पे वो करती थी। ठीक है, बाद में जो फेरा जो एक्ट है 1947 का, उसको रिप्लेस कर दिया फेरा 1973 के एक्ट ने। मतलब जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1947 का, उसको रिप्लेस कर दिया, बेसिकली रिपील कर दिया और रिप्लेस नया एक्ट बनाया गया फेरा 1973। ठीक है, बाद में 1973 का जो ये एक्ट है इसको भी रिपील कर दिया और प्रेजेंटली जो हमारे पास एक्ट है दैट इज़ योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, जो 2002 में इन्फोर्समेंट जिसका शुरू हुआ। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो हमारा एक्ट है फेरा हमारे पास अब नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के नाम से आप इसे जानते हैं। ये एक्ट है, इसको इन्फोर्स कराने का काम आपका ईडी का है। अभी आगे हम देखेंगे कि फेमा का क्या काम है बेसिकली और इसमें ईडी क्या रोल प्ले करती है अपना। ठीक है, तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कब स्टैब्लिश हुई थी। पहले इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये आता था और बाद में इसको रीनेम कर दिया
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से, और अब जो है प्रेजेंट में ये किसके अंदर आता है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहली बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स की। तो हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 5 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं ऑल ओवर कंट्री, दैट इज़ इन मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक है, 10 इसके जोनल ऑफिस हैं और 11 सब जोनल ऑफिसेस हैं। और ठीक है, जो ईडी है इसका जो हेड कौन होता है, वो डायरेक्टर होता है। और इनको असिस्ट करने के लिए, डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। तो ये सारे जो हैं असिस्ट करते हैं डायरेक्टर को, जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो डायरेक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए आपके पास ये सारे डायरेक्टर्स वहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव क्या है ईडी का या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो इन्फोर्स कराना है इन एक्ट्स के प्रोविजंस को। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले फेरा था, लेकिन बाद में 1919 में क्या हो गया, फेमा जो आपका एक्ट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसके जो प्रोविज़न है उसको इन्फोर्स कराने का काम ईडी का है। मतलब आपको पता है कि जो एक्ट ये जो बनाया गया, ये आपको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, तो अब इनको इन्फोर्स कैसे होगा, इसके प्रोविज़न को इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाएगा, तो उसके लिए जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से 2002 में ये एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। भले ही इन्फोर्समेंट इसका बाद में हुआ है, तो उस टाइम पे इस एक्ट में भी ईडी को पावर दी गई है कि वो इसके प्रोविजंस को इन्फोर्स कराएगी। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है आपका, वो 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट पास हुआ था, तो इसके प्रोविजंस को भी जो है इन्फोर्स कराने का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। और वैसी जो कॉफ़ी पोजा जो आपका ये एक्ट है आपका, ठीक है, इसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी भी आपकी ईडी है। अभी आगे हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो ये जो मेन आपको ध्यान रखना है कि जो फेमा है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और जो आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है 2018 का, तो इसके प्रोविज़न को इन्फोर्स कराने का जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो बॉडी है वो है आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे फेमा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्चुअली में ये है क्या, जैसे नाम देखिए आप इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, 1999 का है ये एक सिविल लॉ है। ठीक है, ये सिविल लॉ है और इसका मेन काम क्या है, टू फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। जो भी फॉरेन जो एक्सटर्नल हमारा ट्रेड है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसको मेंटेन करने का काम, उसको फैसिलिटेट करने का काम जो है वो इस एक्ट में बेसिकली उसके बारे में बात प्रोविजंस दिए गए। अब ना ईडी का इसमें क्या रोल है, ईडी जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। जो हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज बनाए गए हैं उसका अगर कोई कॉन्ट्रावीन कर रहा है उन लॉज को, तो ईडी है रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी ऐसे केसेस में। तो आप समझ गए होंगे कि जो फेमा का जो ये हमारे पास लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करने के लिए है या एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए है, उसमें ईडी का काम ये है कि जो भी अगर कोई कॉन्ट्रावीन करेगा ऐसे फॉरेन एक्सचेंज लॉज को, तो उसमें उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे रखी है, इन्वेस्टिगेशन की, ईडी को आपको दे रखी है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये एक क्रिमिनल लॉ है। जैसे वो सिविल लॉ था फेमा, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल लॉ है। 2005 में मैंने आपको बताया था कि 2002 का ये एक्ट है, लेकिन 2005 में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो क्या कर सकता है, वो इसके जो एक्ट के जो भी प्रोविजंस होंगे उनको इन्फोर्स कराने का काम ईडी को दिया गया था। ठीक है, अब इस जैसे एक्ट का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है, तो वही इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी पैसा आपको मिलता है उनको कॉन्फिस्केट करने का काम जो है इस एक्ट में, उसके बारे में प्रोविजन दिए गए। नाउ यहाँ पे ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए
यही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्स कराने का काम ईडी यहाँ पे करता है। ठीक है, कैसे करेगा? बाय कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है टू ट्रेस द एसेट ड्राइव फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जो भी आपने इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक्ट, कोई आपने कोई क्राइम किया है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का काम। ठीक है, जो भी पैसा आपको इस मनी लॉन्ड्रिंग से मिला उसको ट्रेस करने का काम। ठीक है, ये सारा जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ईडी के। तो यहीं पे जो है आपके अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे हैं वो इसी एक्ट में लगे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट हैज़ द पावर टू इंश्योर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट। तो वही पावर है, इसके पास पावर दी गई है कि वो प्रोसिक्यूशन कर सकता है ऑफेंडर्स का और कॉन्फिस्केट कर सकता है उसकी एसेट का, जो भी उसके पास एसेट उस क्राइम से, उस मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी उनको मिला है उसको कॉन्फिस्केट करके वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ईडी के पास ये पावर दी गई है। अगर हम बात करें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, जो 2018 का एक्ट है, आपको पता है कि जो बहुत सारे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ऑफेंसेस करके वो दूसरे देश चले जाते हैं इंडिया से भाग के। ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें ईडी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सबसे पहले तो वो इसके प्रोविजंस को इन्फोर्स कराने का काम करती है, जैसे हमने देखा था फेमा में भी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो अटैच द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया। उनकी जो प्रॉपर्टी अगर कोई है यहाँ पे, तो उसको अटैच का काम जो है वो आपकी ईडी करेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ये पावर यहाँ पे ईडी को दी गई है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉफ़ी पोजा है, जिसका नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो डायरेक्टरेट है वो एम्पावर है कि वो स्पॉन्सर कर सकता है केसेस को। मतलब जो फेमा को कॉन्ट्रवेंशन अगर कोई पर्सन करता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उनको स्पॉन्सर कौन करेगा? ईडी करेगा। और किस एक्ट के अंदर? इस एक्ट के अंदर कर सकता है, कॉफ़ी पोजा के अंदर। तो यहाँ पे एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी की तरह भी ईडी काम करता है। और बाकी जो तीनों एक्ट्स आपने देखे उसमें वो इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पे मनी जो भी क्राइम से आई है उनको सीज करने की पावर भी ईडी के पास दी गई है। ठीक है, तो ये था उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये काम करता कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये काम कैसे करता है। तो जो वर्किंग इसका है, सबसे पहले देखिए ये जो बहुत सारे इसकी सोर्सेज हैं जहाँ से कि इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हुआ है या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई केस हुआ है, तो वो उसके अपने कुछ सोर्सेज है, जैसे इंटर सोर्सेज हैं उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो देखता है कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसके थ्रू भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई केस ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद अदर एजेंसी, फॉर एग्जांपल किसी और एजेंसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है तो वहाँ से भी अपना डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो ये उसके तरीके हैं कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे गैदर करता है। ठीक है, अब वो इन सब चीज़ों से जब वो गैदर कर रहा है तो उसको हेल्प मिलती है इन मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, फेमा वायलेशन में। ठीक है, या कोई ब्लैक मनी का केस है, इन चीज़ों में इन केसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है जब ये फाइनेंशियल स्टेट ट्रांजैक्शन देखता है किसी और एजेंसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, उसके अपने कुछ और भी सोर्सेज हैं। ठीक है, जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है। तो जब उसको ये पता चल जाता है कि ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हुआ है या फेमा का वायलेशन हुआ है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन की उसके पास पावर है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? एनालाइज करता है सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अगर कोई अथॉरिटी ने किया, किसी पर्सन ने किया, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेगा वो पहले। ठीक है, कंडक्टिंग रेड्स एंड सर्च टू सीज एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट, वो रेड कर सकता है किसके लिए? कोई अगर एविडेंस है या कोई डॉक्यूमेंट है उनके सर्च और सीज भी कर सकता है, उसको मिल गया तो सीज भी करके रख सकता है। क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अगर उसे लगता है कि कोई इन्वॉल्व है ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में, फॉरेन एक्सचेंज के केस में, ठीक है, तो वो उसमें उनकी क्वेश्चनिंग करने की जो पावर है वो भी ईडी को दी गई है। कोलैबोरेटिंग विद द फॉरेन काउंटर पार्ट्स ऑफ फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, वही मैंने आपको बताया था जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर वाला था कि अगर कोई भाग जाता है तो इंटरनेशनली जाके भी मतलब वो फाइनेंशियल क्राइम कोई हुआ है तो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन दे उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। अब जब ये सब चीज़ें होगी, उसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं? वो आपकी एसेट को सीज कर सकते हैं, समन इशू करा सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं।
केस भी फाइल कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन एंड कॉन्फेसिकेशन, कॉन्फेसिकेट करके रख सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, समन एंड अरेस्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी एसेट है उसको सीज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका जो काम करने का तरीका, वो कैसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है, क्या फेमा का वायलेशन हुआ है, कोई ब्लैक मनी जनरेट तो नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन करेंगे बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि कंडक्टिंग रेड करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों से। और लास्ट में फाइनली उनके पास जो इन्फोर्समेंट एक्शन दिए गए वो आपने अभी देखे। तो आप देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है आपने यहाँ पे कितनी पावर दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अथॉरिटी आप कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन और बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म भी है, प्रेजेंट टाइम में भी है। आपको पता है कि जो उनके डायरेक्टर थे रिसेंटली, वो भी न्यूज़ में है काफ़ी, क्योंकि उनका जो टेनोर है वो 3rd टाइम उसको एक्सटेंड किया गया था, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया है। तो आई होप कि आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप लोगों को इस वीडियो से उसके बारे में पता चला होगा, तो आप लोगों का थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, आई होप सो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, चलिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।